सर हमको आपके बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए। कौन से प्रोडक्ट सेगमेंट में यानी कौन से प्राइस सेगमेंट में हम गोल्ड ऑर्नामेंट्स में काम करते हैं। Completely and purely, we are a B2B manufacturer of antique gold jewelry. ओवरऑल मार्केट में, ज्वेलरी मार्केट में भी क्या हो रहा डिमांड ग्राउंड पे मेरे को काफी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उसके दो से तीन रीजंस है। है, प्राइसिंग हमारे बिजनेस में कैसे होता जितना भी जो भी आउटराइट सेल होता है, जो फिक्स सेल होता है और अनफिक्स भी होता है, जो है। भी फिक्स सेल होता है उसके सामने हम लोग एमसीएक्स हेज कर लेते हैं। व्हाट वाज द की रीजन? टॉप लाइन ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और बॉटम लाइन भी 7 से 12 करोड़ हो गया है। व्हाट वाज द की रीजंस फॉर दिस ग्रोथ? लास्ट 3 साल से हमारा जो फोकस है वो कॉर्पोरेट चेन स्टोर पे ज़्यादा रहा है। Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Connexia High Flyers. Friends, these episodes help us understand emerging companies from emerging sectors in a much better way. We get to understand, the company's business model, their growth journey, their future growth plans, and in this process, we get a lot of valuable information, from the company's management, which helps all our investors to take a very conscious investment call in such companies. And friends, today we are going to talk about another interesting company which is already listed on the capital markets. The company's name is Ashapuri Gold Ornaments Limited, and I have the privilege of having promoters and the key persons, Mr. Jitendra Kumar Soni, who is the joint managing director of the company. Jitendra ji, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। आई एम श्योर दैट सर छोटा इंटरव्यू सही, लेकिन अच्छी जानकारी आपके साइड से मिलेगी। वी ऑल्सो जी हैव मिस्टर जैनिक सोनी, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जैनिक जी, आपको भी धन्यवाद सर। वील हैव अ वेरी गुड टाइम बिकॉज आई एम क्वाइट श्योर छोटा इंटरव्यू है लेकिन अच्छी जानकारी मिलेगी। सो यस। इंटरेस्टिंग टाइम। फर्स्ट सवाल जो बहुत बेसिक है बट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल आर इन्वेस्टर्स। सर हमको आपके बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए। कौन से प्रोडक्ट सेगमेंट में यानी कौन से प्राइस सेगमेंट में हम गोल्ड ऑर्नामेंट्स में काम करते हैं, और हमारी पोजीशनिंग डोमेस्टिक मार्केट में किस प्रकार से हमने एस्टेब्लिश की है। और एक छोटा सवाल कि सर ये जर्नी हमने कभी शुरू की? क्या ये आपके फादर के टाइम का बिजनेस था जो आपने टेक ओवर किया, या आपने खुद फर्स्ट जनरेशन एफर्ट किया है? सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, सो बेसिकली हम लोग का कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था 1997 में। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर मतलब मेरे लिए मेरे डैड और मेरे अंकल ने स्टार्ट किया था बिजनेस, और 2008 में हम लोग ने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी। मैं बिजनेस मॉडल पे आ जाता हूँ तो हमारा बिजनेस मॉडल कंप्लीटली एंड प्योरली वी आर अ B2B मैन्युफैक्चरर ऑफ एंटीक गोल्ड ज्वेलरी। गोल्ड ज्वेलरी के अंदर भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि 18 कैरेट होता है, 22 कैरेट होता है, येलो गोल्ड होता है। बट वी आर द नीश मैन्युफैक्चरर of antique gold jewelry which is used in bridal categories and occasion categories. ओके, Okay, so we do not have any retail presence as of now. We do करेक्ट, manufacture jewelry on two bases according to our designs and supply to all the other clients, and we ओके, do job work also. ओके। तो बेसिकली ज्यादातर बी टू बी बिजनेस है अपना, राइट? हाँ जी सर। ओके जनिक जी, अभी मेरे को बताइए कि हमारा जो प्रोडक्ट है, एंटीक ज्वेलरी जो आपने बोला, ओकेजन वेयर भी हम बनाते हैं, ये कौन से स्टेट्स में ज्यादातर डोमिनेंट है? कौन से स्टेट से ज्यादातर हमको बिजनेस आता है? और हमको पूरा आपके कंपनी का एसक्यू बताइए कि इस गोल्ड ज्वेलरी में कौन कौन से ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ज्वेलरी बनाते हो आप। जैसे कि मैं प्रेजेंटेशन और प्रोस्पेक्टस आपका पढ़ रहा था, तो उसमें पूटा है, कुंदन है और अलग चीजें। तो सर उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इफ यू कैन गिव अस। बिल्कुल सर। सर करंटली हम लोग पैन इंडिया बेस्ड कंपनी है, जो हमारा सप्लाई नॉर्थ जम्मू से लेके साउथ में कन्याकुमारी तक हमारा सप्लाई है। बैंगलोर में हमारा सप्लाई ऑफिस है, जहाँ से हमारा पूरा साउथ के चारों स्टेट्स केटर होते हैं, और नॉर्थ में दिल्ली के बेस से हम लोग नॉर्थ का पार्ट केटर करते हैं। और हमारा हेडक्वार्टर्स अहमदाबाद है, तो वहां से हम लोग सेंट्रल इंडिया पे हमारा फोकस है। ओके, तीनों इंडिया में ज्वेलरी बहुत रीजनल स्पेसिफिक है, हाइपर लोकल और कल्चरल डिफरेंस है। उस चीज को केटर करने के लिए हम लोगों ने टोटल 4 कलेक्शंस लॉन्च किए हुए, 4 डिफरेंट टाइप्स की ज्वेलरीज हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। और वो स्पेसिफिक कलेक्शंस फॉल करते हैं, जैसे कि हमारा माइन कलेक्शन है, तो वो फॉल करता है ब्राइडल कैटेगरी नॉर्थ के लिए, जो सिर्फ नॉर्थ के क्लाइंट्स को केटर करेगा, नॉर्थ की ब्राइड्स को केटर करेगा। और हमारा जो काविस कलेक्शन है
वो टेम्पल ज्वेलरी का कलेक्शन है, जो कि साउथ के क्लाइंट्स को फोकस करेगा और जो सदर्न कल्चरल प्रेफरेंस पे हमारा फोकस करता है। और दो कलेक्शंस हमने ऐसे लॉन्च किए जो कि अर्जिश और अनया है, जिसमें थोड़ा सा ऐसा है कि जो पैन इंडिया डिजाइन्स होती है, थोड़ा सा फ्यूजन कंटेम्प्रेरी डिजाइन्स हमने ऐड किया हुआ है कि आज के टाइम पे क्या है कि काफी सारे लोग विलेज में नहीं रह रहे हैं, काफी सारे लोग मूव कर रहे हैं, तो उनके लिए फैमिली ज्वेलर जैसा कॉन्सेप्ट कोई है नहीं, तो वो लोग कॉर्पोरेट्स को भी उस चीज के लिए रिलाय कर रहे हैं। तो वो गैप को केटर करने के लिए हम लोग ने दो पैन इंडिया कलेक्शन लॉन्च किए हैं, तो हमारे नॉर्थ से लेके साउथ तक सब जगह पे सेल आउट होते हैं। और अभी हम लोग प्रोडक्ट एसकेयू की बात करें तो हम लोग हाई मार्जिन प्रोडक्ट पे भी फोकस कर रहे हैं, जिसके लिए हमने नया कलेक्शन लॉन्च किया है। इसमें पोल्की और डायमंड की ज्वेलरी हम लोग ने लॉन्च की गई है। हालांकि वो बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर है, बट हमने हाई मार्जिन फोकस की प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस भी करी हुई है। तो समझ। अच्छा जनिक जी, मेरे को एक बात बताइए। आई वाज सीइंग इन योर प्रेजेंटेशन यू नो दैट यू गॉट लॉट ऑफ लार्ज B2B कस्टमर्स। इनफैक्ट एक दो नाम आपके साइड से मैं चाहूंगा कि आप भी हमको बताओ, बट मोटा मोटी मुझे बताइए, अगर कोई B2B कस्टमर आता है तो वो बेसिकली डिजाइन आपको देता है या आप उसको डिजाइन ऑलरेडी बना के देते हो एंड देन यू नो द कॉन्ट्रैक्ट इज फाइनलाइज्ड? हाउ डज दिस एंटायर यू नो बिजनेस वर्क विद द B2B कस्टमर? सो सर इट्स बोथ वेज कि B2B चेन्स में नेशनल चेन्स भी आती है और रीजनल चेन्स भी आती है। अभी कुछ कुछ नेशनल चेन्स के पास उनका इन हाउस डिजाइन हाउस होता है, बराबर, तो वो लोग उनके डिजाइन्स पे और उनके कस्टमर सेगमेंट के ऊपर डिजाइन्स बनाते हैं और वो हमको देते हैं, हम उसको मैन्युफैक्चरर करते हैं। एक पार्ट ये है, और दूसरा पार्ट ये है जो कि अभी ज्यादा वाला पार्ट है, जिस तरीके से इंडस्ट्री वर्क करती है कि जिसमें हम लोग हमारे डिजाइन वैल्यू एडिशन के हिसाब से कलेक्शंस क्रिएट करते हैं और हमारे क्लाइंट्स को पिच करते हैं, वो लोग उसमें से ही हमको सिलेक्ट करके ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। फाइन, तो दोनों तरफा ये होता है बेसिकली। समटाइम्स यू गिव द डिजाइन, समटाइम्स द क्लाइंट गिव्स यू द डिजाइन, एंड देन फाइनली द यू नो द कस्टमर गेट्स द प्रोडक्ट एट हिज। जनिक भाई, मेरे को एक बात बताइए कि हम ये सारे जो डिजाइन्स करते हैं, ये हमारे इन हाउस डिजाइन है या हम लोग थोड़ा बहुत आउटसोर्सिंग करते हैं? अगर आर्टिशंस की बात करें जो एक्चुअली ये ऑर्नामेंट मेकिंग होता है, तो ये अपना खुद का यू नो वर्कफोर्स है या हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं और जैसे डिमांड होता है, जैसे डिजाइन की जरूरत होती है, हम लोग उसको आउटसोर्स करके कस्टमर को देते हैं? तो हाउ डज इट वर्क? नहीं सर, करंटली ये हमारा जो आर्टिसंस वाला जो वर्कआउट है कंप्लीटली हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है अहमदाबाद में, वहाँ पे ही हमारा पूरा का पूरा सब कारीगर का अरेंजमेंट्स किया हुआ है, सारा ही इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल के साथ, सब डिजाइन्स और क्वालिटी और क्यूसी सब हमारे कंट्रोल में ही है। ओके, तो उसका मतलब आप कोई आउटसोर्स नहीं करते, पूरा इन हाउस ही है आपका डिजाइन? जी सर। अच्छा, दूसरी बात, अभी देखिए मेन रॉ मटेरियल जो हमारे लिए है वो तो गोल्ड है, तो गोल्ड का क्या अरेंजमेंट है? हम लोग इंपोर्ट करते हैं या हमारा कोई ग्रुप कंपनी है जहाँ पे हम लोग का अरेंजमेंट है गोल्ड रेगुलरली इंपोर्ट करने के लिए? हाउ डज द रॉ मटेरियल प्लानिंग वर्क? एंड सर ये कहाँ से इंपोर्ट होता है? डायरेक्टली आप इंपोर्ट करते हो या आपके कोई एजेंट्स है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जहाँ पे आप गोल्ड खरीदते हो? यस सर, गोल्ड के सोर्सिंग के हमारे पास एक या दो वेज है। हम लोग गोल्ड मेजरली अभी इंपोर्ट करते हैं थ्रू IIBX, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, तो वी आर क्वालिफाइड ज्वेलर एज वेल। सो हमारा मेजर सोर्सिंग वहां से भी होता है, और अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट पे कहीं कहीं मार्केट का अगर थोड़ा सा गैप है तो हम लोग लोकल प्लेयर्स बुलियन जो मर्चेंट्स होते हैं उनसे भी गोल्ड एक्वायर कभी कभी करते हैं। ओके, तो दूसरी बात मेरे को बताइए सर, प्राइसिंग हमारे बिजनेस में कैसे होता है? मान के चलिए गोल्ड का प्राइस रोज ऊपर नीचे होता है, अब हम जब हम लोग फाइनली B2B कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, तो इज सम फिक्स्ड प्राइसिंग डिसाइडेड और देयर इज अ फिक्स्ड प्राइस प्लस देयर इज अ वेरिएबल assuming gold price goes up goes down? So you know in this kind of scenario how are we protected? Like मान के चलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने कोई B2B कंपनी से किया, उसके बाद गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए, तो जो भी आपकी इन्वेंट्री है या मान के चलो इन्वेंट्री आपने नहीं ली, ऑर्नामेंट बना के दिया, तो will this increase or decrease in the gold price? How does this impact us? Are we fully protected? जितना भी जो भी आउटराइट सेल होता है, जो फिक्स सेल होता है और अनफिक्स भी होता है, जो भी फिक्स सेल होता है उसके सामने हम लोग MCX हेज कर लेते हैं। अच्छा, तो वी आर यूजिंग हेजिंग स्ट्रेटेजी अगेंस्ट ये प्राइस का वॉलेटिलिटी को और मार्जिन सिक्योर करने के लिए, और प्राइस वॉलेटिलिटी के लॉस से बचने के लिए वी यूजिंग हेजिंग स्ट्रेटेजी।
ओके, सो हाँ, वो डे टू डे पे ही होता है। अच्छा अच्छा, फिर आप यस, हेजिंग करते हो ताकि टू प्रोटेक्ट योर करेंसी लॉस, बराबर। यस, ठीक यस। है। और जो भी अपना जो लेबर का या एलसी का जो मार्जिन है वही हम हाँ, सिक्योर कर लेते हैं वहीं पे, ताकि क्या ओ, है, प्राइस का इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ना आए। अच्छा, समझ। और मेजरली आप देखेंगे लास्ट 3 साल का ट्रेंड, जिसने भी अगर हेज नहीं किया वो लॉस में ही हुआ है। बिल्कुल तो बिल्कुल, आई थिंक, या आई यस, थिंक दिस इज रियली गुड टू नो, बिकॉज उसका मतलब आपका मार्जिन प्रोटेक्ट होता है ये हेजिंग से, सो दैट इज अ जी, गुड। जी, हम लोग तो इसमें बहुत एक्टिव है, और एक सिस्टम एसओपी ही बना हुआ है कि अगर आज कुछ भी ऑर्नामेंट्स या कुछ भी सेल्स बुक हुआ है फिक्स रेट में, तो हाँ, उसके सामने ग्राम टू ग्राम हेज करना ही है। अच्छा, ओके, समझ गया। ग्राम टू ग्राम का भी हमारा पूरा रहता है कि भाई अगर आज ओवरऑल कितना ग्राम फिक्स सेल हुआ है, उतना ग्राम सामने हेज होना ही चाहिए। हाँ, ओके, ओके, क्योंकि पेमेंट तो सेम डे कभी आएगा नहीं, अगर पेमेंट अगर साइकिल जो है 15 डेज का है, तो बिल्कुल उसके लिए हेज करना ही जरूरी है। बिल्कुल, आई थिंक अंडरस्टूड प्रॉपरली, सर। जैनिक जी, मेरे को एक बात बताओ, अपना बी टू बी बिजनेस है, तो करंटली हमारे कितने बी टू बी कस्टमर्स होंगे? मैं थोड़े बहुत तो आपके प्रोस्पेक्टस और प्रेजेंटेशन में देख चुका हूँ, बट व्हाट इज द करंट एक्टिव बी टू बी कस्टमर बेस फॉर अस? और सर, हमारे बिजनेस में ऑर्डर बुक होता है, तो व्हाट इज द काइंड ऑफ ऑर्डर बुक, और इज इट लाइक ऑन अ रोलिंग बेसिस यू गेट बिजनेस? इसके बारे में थोड़ा इफ यू कैन टेल अस, सर। यस, सो करंटली थोड़ा इसको और मैं आपको क्लियरली आंसर देना चाहूंगा। हम क्लाइंट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हो गए कॉर्पोरेट चेन्स हो गई, हाँ, जैसे कि जिसके नेशनल लेवल और रीजनल लेवल पे चेन्स हो गई, फॉर एग्जांपल मलाबार ज्वेलर्स हो गए, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, सेंको हो गया। फिर रीजनल लेवल पे पीएनजी हो गया, साउथ में भीमा ज्वेलर्स हो गया। तो वो हाँ, सब कॉर्पोरेट चेन्स को हम एक बार जो बाइफरकेट करते हैं, और बाकी बिग बॉक्स स्टोर्स है, जो मॉम एंड पॉप हाँ, स्टोर्स है, आप जो भी बड़े स्ट्रीट्स पे आपको जो स्टोर्स दिखते हैं, तो हम हाँ, लोग टोटल दोनों को नंबर्स मिला दें तो ओवर 200 यूनिक क्लाइंट्स को हम लोग अभी कैटर कर रहे हैं पैन इंडिया के अच्छा, बेस के ऊपर। और हमारा इन स्टोर प्रेजेंस बोला कहा जाए कि जब कॉर्पोरेट्स के चेंज होते हैं तो टोटल इन स्टोर प्रेजेंस हमारा अभी 2000 के अराउंड है। तो ओ, करंटली आवर आशापुरी ज्वेलरी इज प्रेजेंट अराउंड 2000 स्टोर्स पैन इंडिया। ओके, मैं समझ गया। जनिक जी, मुझे अभी बताइए, ऑन ग्राउंड, विदाउट गिविंग एनी स्पेसिफिक नंबर, ओवरऑल मार्केट में, ज्वेलरी मार्केट में भी क्या हो रहा है? बिकॉज अभी तो काफी कंपनीज के बिजनेस अपडेट्स आ गए जो सेम सेक्टर में। ऑन ग्राउंड आपको क्या लगता है, ये साल हमारा गोल्ड ऑर्नामेंट ज्वेलरी मार्केट के लिए कैसे रहेगा? व्हाट इज द ग्राउंड लेवल सिग्नल टेलिंग यू? व्हाट इज योर मार्केटिंग सेल्स टीम टेलिंग यू? व्हाट इज द कस्टमर टेलिंग यू? सर, गोल्ड प्राइस ऊपर नीचे जाता रहेगा, लेकिन ओवरऑल डिमांड एपिटाइट कैसा है? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। सर, डिमांड ग्राउंड पे मेरे को काफी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उसके 2 से 3 रीजंस है। मैं करंट ट्रेंड देखना चाहूँ तो गोल्ड प्राइस थोड़ा सा कम होके हमको सपोर्ट कर रहा है। और हाँ, सेकंड पॉइंट इज कि वुमेन लव्स ज्वेलरी at any point of time. A woman when she wears a jewelry, it gives her confidence. So वो सबसे important point है, irrespective of what else is the thing. Plus it's gold, so वो एक ornamentization से अलावा एक investment backup भी देता है, liquidity point भी दे रहा है, gold price भी support कर रहा है। And as we are seeing that other big players are growing rapidly in terms of the overall industry percentage. ओवरऑल ओके, इंडस्ट्री परसेंट 15 से 16% से ग्रो कर रहा है, बट आप नेशनल चेंज देखोगे तो वो नंबर्स उससे बहुत काफी हाई है, 30-40% से थर्टी फोर्टी ग्रोथ। परसेंट बिल्कुल, सो सो वो ही एक डिफरेंस शो कर रहा है कि देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल इन द इंडस्ट्री टू ग्रो। ठीक है। आई थिंक अंडरस्टूड, आपने राइटली मेंशन किया। जनिक जी, अभी मेरे को ना फाइनेंशियल्स नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जो कस्टमर हमारे पास आता है, हु ऑब्वियसली बाइज एंटीक गोल्ड ज्वेलरी फ्रॉम अस, ओकेजन वेयर, हमारी तरफ से सर उसको वैल्यू एड क्या होता है? बिकॉज अभी ज्वेलर तो काफी है, लेकिन हम लोग भी बिजनेस अच्छा एस्टेब्लिश कर चुके हैं। सर, 2-3 things which you can tell us that what you do, people little differently in the business, how you are able to catch the customer's attention, how you are able to retain the customer, how you are able to get repeat business. सर, 2-3 चीजें ऐसी बताइए जो हमको फाइनेंशियल रिलेटेड नहीं है, बट जो क्वालिटेटिवली आप समझते हो जी कि दूसरों से आप बेहतर करते हो जी, इंडस्ट्री। हाँ, मतलब यूएसपी कह सकते हैं हाँ, कि यस, हमारे 2 से 3 जो मेजर यूएसपी हमको लगते हैं कि we have the deeper understanding of the market, that
for client to client also and city to city also, because as I mentioned earlier, it's a hyper local market. So कौन हाँ से एरिया में कौन से काउंटर पे क्या ज्वेलरी ज्यादा चल रही है, केचमेंट क्या है, बराबर है, तो वो सब चीजें हम फोकस करके ही ज्वेलरी बनाते हैं विद अ रैपिडली फास्ट स्पीड, बिकॉज ट्रेंड कैसा है, आगे आया ट्रेंड चला गया, तो उसमें हमारा एक यूएसपी ऐसा है कि हम राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट क्लाइंट को देना है। सेकेंड पॉइंट है कि हमारा इन हाउस डिजाइन टीम, जो इन हाउस हमारा डिजाइन टीम और डिजाइन वैल्यू एडिशन है, वो सबसे काफी डिफरेंट है, बिकॉज एंटिक एक चीज ऐसी है कि इट्स नॉट अ येलो गोल्ड, इट्स नॉट अ चेन, बिकॉज दो पार्ट होता है, एक चेन होता है वो 5 ग्राम का चेन, उसका सब बना सकते हैं पूरे इंडिया में, बट एक ब्राइडल नेकलेस जो है उसमें जो वैल्यू डिजाइन आता है, दूसरा पॉइंट वो। तीसरा है हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ओवर 30 years वी आर इनटू द मार्केट विद गुड रिलेशनशिप विद ऑल द क्लाइंट्स, उस वजह से हमारा काम काफी अच्छा चल रहा है। और अगेन ऑर्गेनाइज्ड, वी आर एन ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरर, you organized retail players are 60% in the market, and as compared to organized manufacturer that are only 11%, so वहाँ हाँ पे ही बहुत बड़ा गैप है, as we have structured SOP, structured departments, each and everything to supply our customers on rapidly expansion and rapidly fast speed also। ओके। तो ना आई थिंक आपने सही कहा कि रनवे तो ग्रोथ के लिए बहुत इंडिया में बहुत बड़ा है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर तो कंपेयर टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर देयर इज ह्यूज ग्राउंड टू कवर। सो योर पॉइंट इज राइट कि जो True। एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स है वो तो ग्रो करेंगे। True। जितेंद्र जी, अभी एक फाइनेंशियल क्वेश्चन है। आई वाज जस्ट सी योर फाइनेंशियल्स फॉर द करंट ईयर। सर कुछ 316 करोड़ का प्रॉफिट आपने टॉप लाइन बनाया, जो पिछले साल 165 करोड़ था। पीएटी भी अच्छा बढ़ा है सर, 12 करोड़ कंपेयर टू 7 करोड़। तो सर पहले एक बात बताइए, द नंबर्स में लुक नॉट वेरी लार्ज बट द परसेंटेज ग्रोथ इज वेरी गुड। तो सर इसमें व्हाट वाज द की रीजन? टॉप लाइन ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, बॉटम लाइन भी 7 से 12 करोड़ हो गया है। व्हाट वाज द की रीजंस फॉर दिस ग्रोथ? ये रिजल्ट तो यही है कि पूरा, जैसे जैनिक ने एक्सप्लेन किया, कि लास्ट 3 साल से हमारा जो फोकस है वो कॉर्पोरेट चेन स्टोर पे ज्यादा रहा है। तो वी आर वेरी मच फोकस्ड इन आवर क्लाइंट, और जो इसमें बी टू बी बिजनेस में आपको पता है कि रिलेशनशिप जैसे ही स्ट्रांग होते जाते हैं, बिजनेस ऐसे ही बढ़ता जाता है। और जैसे चेन स्टोर का पहले ज्यादातर हम लोग बिग बॉक्स में ही काम करते थे, लास्ट 2-3 साल से कॉर्पोरेट चेन्स को हम लोगों ने इम्पैनल किया है। लास्ट ईयर जैसे तनिष्क से भी हमारा एग्रीमेंट हुआ है। तो ये हाँ सब चीजें है जहाँ पे हम लोगों को सीधा ही एक अच्छा जंप मिला है टूवर्ड्स टू डबल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर। और ये अभी जस्ट मैं ऐसा भी कहना चाहूंगा कि ये जस्ट अभी शुरुआत है, जो नंबर डबल्स हुए हैं। ओके। जैसे ही आगे अगले 3 साल की अगर मैं बात करूं या 2 साल की बात करूं, तो ये जैसे ही, जब से तनिष्क हम जस्ट लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है, अभी इसके धीरे धीरे जैसे उसके अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, रिलेशनशिप बढ़ेंगे, तो ये नंबर्स और भी स्पीड में ग्रोथ करेंगे आगे 2-3 साल के लिए। नहीं नहीं, ठीक है, आई थिंक अंडरस्टूड वन पॉइंट टेकन। सर मेरे को एक बात बताइए, चौथा तिमाही जो था वो आपके लिए थोड़ा सा आई थिंक वाज लिटिल डाउन। आई थिंक वी वर सीइंग द नंबर्स। सर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी साल भर की तो अच्छी आ गई है, 7 करोड़ का 12 करोड़ प्रॉफिट है, बट चौथे तिमाही में ऐसा क्या हो गया कि सर आपका इबिटा थोड़ा सा कम था? आई थिंक ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ का 1.15 करोड़ था। सो एनी काइंड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ extraordinary expenses which came in the quarter, that is why the profit got impacted? Sir, if you could tell us. इसमें ये वन टाइम इम्पैक्ट हम लोगों ने Q4 में डाली हुई है, जो हम इसको एज ए वन टाइम इम्पैक्ट बोलते हैं। क्योंकि अब टॉप लाइन देखेंगे तो 50 से 80 हुआ है, 65% का ग्रोथ था टॉप लाइन में Q4 में। हाँ लेकिन जब भी ये जो हम लोगों ने जो नया डिजाइन का जो R&D किया है लास्ट ईयर में, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो एजिंग स्टॉक हमारा था, डेड स्टॉक जिसको हम बोलेंगे, उसको हम लोगों ने Q4 में रिमूव करने का डिसीजन लिया था कि भी वो अपन डेड इन्वेंटरी को रिमूव करेंगे और मूविंग ऑन टूवर्ड्स टू वही रॉ मटेरियल को वापस से रिकलेक्ट करके अपन नया डिजाइन बनाएंगे। तो वो वन टाइम इम्पैक्ट अच्छा सा खासा इम्पैक्ट उसमें हुआ था, जो एजिंग स्टॉक हम लोगों ने मेल्ट करने का डिसीजन लिया था। और इसका वो एजिंग होने का भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड रीजन यही था कि जैसे सडनली जो प्राइस जो 70,000 से 1 लाख हो गए एक से 2 महीने में, तो कुछ वेट रेंज जो था, जो मार्केट में जो चल रहा था, जैसे 200 ग्राम की ब्राइडल ज्वेलरी जो बिक रही थी
या 150 ग्राम की जो बिक रही थी, तो हमारी इन्वेंटरी का मैनेजमेंट उस तरीके से हुआ था। समहाउ ये जो प्राइस 70,000 to 1 लाख हो गया, तो वहीं पे वो जो हाई वैल्यू का जो प्रोडक्ट था उसका डिमांड कहीं ना कहीं कम हो गया। तो बिल्कुल दैट्स बिल्कुल। व्हाई सम ऑफ जो इन्वेंटरी जो हाई वैल्यू की थी उसी को हम लोगों ने फिर कन्वर्ट करके अभी जो करंट डिमांड है, जो अगेंस्ट 1 लाख रुपीस में जो भी मार्केट का डिमांड है कि अभी 150 ग्राम्स के अंदर की हाँ ज्वेलरी ब्राइडल में चाहिए, तो वो इम्पैक्ट हम लोगों ने क्वार्टर 4 में डाल दिया था। नहीं नहीं, ठीक है, आई थिंक अंडरस्टूड। आई जी। मीन थैंक यू फॉर द क्लैरिटी जितेंद्र जी। सर मेरे को बताइए, अभी आने वाला साल जो है, विदाउट गिविंग नंबर, मोटा मोटी कैन वी एक्सपेक्ट आपके हिसाब से कि मार्जिन्स विल बी मेंटेन्ड और विल बी बेटर, बिकॉज गोल्ड प्राइसेस थोड़ा सा कम भी हो गया है, डिमांड तो अच्छा चल ही रहा है, तो मोटा मोटी सर FY 26 के लिए जो करंट ईयर है, कैन वी एक्सपेक्ट द ऑपरेटिंग मार्जिन्स टू बी सस्टेन्ड और बी स्लाइटली बेटर देन लास्ट ईयर? ऑफ कोर्स सर, ऑपरेटिंग मार्जिन तो जैसे जैनिक सर ने बताया कि हम लोग अभी हाई मार्जिन का प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं। लास्ट ईयर ही हम लोगों ने 6 मंथ पहले नया कलेक्शन डायमंड पोल की इंट्रोड्यूस किया, उसमें भी हमको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो उससे दोनों ये प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने में काफी सारा हेल्प मिलेगा। और अगेन ये जो एंटीक ज्वेलरी है उसमें डिजाइनिंग का प्ले और जो अदर मटेरियल का जो प्रीशियस स्टोन्स वगैरह जो यूज होता है उसका स्मार्ट प्ले करके भी मार्जिन निकाल सकते हैं। तो हमारा पूरा फोकस उसी के ऊपर है कि मार्जिन सस्टेन हो जाए या उससे भी ज्यादा बढ़ सके, और हाई मार्जिन के ऊपर फोकस है अभी ऑलरेडी, तो अगले उसका इम्पैक्ट आने वाला ही है। अच्छा जितेंद्र जी, मुझे एक बार बताइए कि मोटा मोटी सर अगले साल 2 साल के लिए व्हाट इज द ब्रॉड कैपेक्स, लाइक आपका तो B2B मॉडल है, बट इज देयर एनी प्लान वेयर हम लोग चाहते हैं कि चलो अभी B2C में भी जाए, क्योंकि अभी आपने ब्रांडिंग भी किया है, डिजाइन भी आप खुद बनाते हो, तो सर मोटा मोटी खर्चा ऑन द कैपेक्स साइड कितना हो सकता है अगले 1.5-2 साल, और यू वांट टू फोकस ओनली ऑन B2B? नो सर, एज ऑफ नाउ ऐसा कोई प्लान नहीं है B2C में या रिटेल शोरूम ओपन करने का, क्योंकि जैसे हमारा पूरा फोकस B2B में ही है। और ये जो कॉर्पोरेट चेन्स, जैसे मैंने बोला, अभी जस्ट 2-3 साल पहले ही फोकस किया है, तो अभी तो उनका भी बहुत सारे नंबर्स ऑफ शोरूम बढ़ने वाले हैं। तो रेदर देन अगर इतने बड़े प्लेयर के साथ रिटेल में इतना उनके साथ कम्पीट करे, इससे अच्छा हाँ उन्हीं को ओके। अच्छे से कैटर करेंगे और उनके शोरूम बढ़ेंगे तो काम अपने आने वाला ही है। तो वी नहीं आर वेरी मच फोकसिंग ऑन स्पेसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड B2B एंड डिजाइनिंग प्ले। शॉर्ट टाइम में तो कोई B2C का कोई प्लान नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छा है कि आपका क्लियर फोकस है। जितेंद्र जी, अभी मेरे को आपके वर्किंग कैपिटल के बारे में बताइए, मोटा मोटी हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना है? हम लोग गोल्ड लेते हैं, डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, उसके बाद B2B कस्टमर उसको खरीदता है, तो व्हेन डू यू गेट द कैश फ्लो फ्रॉम द B2B कस्टमर्स? सो B2B में पेमेंट कंडीशन जो रहता है मोटा मोटी अलग अलग है, वेंडर के हिसाब से रहता है। 15 to 30 डेज का एक साइकिल रहता है। और कई जो कॉर्पोरेट्स जो रहते हैं वो हमको एडवांस गोल्ड भी देते हैं जॉब वर्क के लिए। अगर कुछ स्पेसिफिकेशन ओकेशन के बिफोर ओकेशन उनका बड़ा ऑर्डर रहता है तो दे आर प्रोवाइडिंग दिस एडवांस गोल्ड एज वेल फॉर जॉब वर्क। सो ये जो इन्वेंटरी की जो ये कैश फ्लो की साइकिल है उसमें 15 से 30 दिन का एक मोटा मोटी कंडीशन रहता है B2B पार्टीज के साथ में। ओके। मेरे को एक बात आपसे पूछनी थी कि सर देखिए, मार्केट में मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट एंड मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी ऑलवेज लुक्स एट द कंपनीज ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। सर पिछले 2-3 साल से जितना तो भाई इतना अच्छा काम आपने किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, बॉटम लाइन बढ़ी है, बट सर कहीं ना कहीं व्हाई डू यू थिंक द ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज मोर और लेस फ्लैट, और इट इज नॉट ग्रोइंग? इनफैक्ट वही का है वही है, टॉप लाइन तो बढ़ा है, और 25 में मैं देख रहा था सर आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो नेगेटिव है, तो सर इसका मेन कारण क्या है, और आप आने वाले साल में हाउ डू यू प्लान टू इम्प्रूव दिस गोइंग अहेड? यही है कि जो जो जैसे मैंने बोला, ऑपरेटिंग कैश फ्लो बढ़ाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे लास्ट ईयर से ही जब बात कर रहा हूँ मैं कि डिजाइनिंग का जो प्रोडक्शन का जो साइकिल है उसमें कैसे अपन कम कर सकते हैं, प्रोडक्शन की साइकिल को थोड़ा रिड्यूस करेंगे। आगे जैसे भी कुछ सीजन रहता है, सीजन में हमारा टर्न अराउंड रेशियो काफी बढ़ जाता है, तो इन्वेंटरी का प्लानिंग भी कहीं ना कहीं अगर जो प्रोडक्शन डेवलपमेंट का जो R&D का जो फेज था कहीं ना कहीं वहाँ हम लोग एक अप टू द मार्क आ गए हैं। तो मेरे हिसाब से अगले 1 या 2 साल में
ये ऑपरेटिंग मार्जिन जो है, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो एकदम से नजदीक आने का शुरू हो जाएगा, उसमें हम कम होना शुरू कर देंगे। मैंने उसका बढ़िया है। इम्पैक्ट आपको अगले क्वार्टर ऑन क्वार्टर में पॉजिटिव वे पे दिखेगा। ठीक है, आई थिंक गुड टू नो। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी मार्जिन्स के बारे में तो आपने बोला कि मार्जिन्स इंप्रूव हो जाएगा, बट जो टॉप लाइन ग्रोथ हमने FY25 के लिए किया है, ऑलमोस्ट 300 करोड़, जो 165 करोड़ था, यू एक्सपेक्ट दैट नेक्स्ट 2 years एटलीस्ट व्हाट इज द काइंड ऑफ ग्रोथ, डू वी फील वी कैन मेंटेन दिस काइंड ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ? आपका B2B का कस्टमर बेस भी काफी स्ट्रांग है, वो लोग भी नए शोरूम्स खोल रहे हैं, तो कैन वी सेफली एज्यूम कि सर ये एटलीस्ट टॉप लाइन ग्रोथ तो आपको कंफर्टेबली यू विल बी एबल टू मेंटेन दिस मोमेंटम? जैसे मैंने आपको बताया कि अभी कॉर्पोरेट सेल्स को लास्ट एक साल 2 साल में ही हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, वहां पर रिलेशनशिप बहुत हमारे स्ट्रांग हो चुके हैं। और जैसे स्ट्रक्चराइज मैन्युफैक्चरिंग है, ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग, दे आर लुकिंग फॉर ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरर, जो हम लोग उनको पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे। टॉप लाइन में हमको कहीं ऐसा कंसर्न नहीं दिख रहा है एज इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट टॉप लाइन सर, ऐसे ही ग्रो करेंगे सर। ठीक। अच्छा, आखिरी सवाल जैनिक जी आपको। सर देखिए, गोल्ड बिजनेस में तो वैसे कोई रिस्क होता नहीं है, बट फिर भी जैनिक जी मुझे बताइए, हमारे धंधे में टू मेंटेन द मोमेंटम, टू मेंटेन द स्मूथ वर्किंग ऑफ द कंपनी, सर व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल बिजनेस रिस्क व्हिच यू ऑलवेज हैव टू मॉनिटर, और जो आपने अभी तक किया है सर उसके बारे में कुछ बताइए। क्रिटिकल रिस्क एज ऑफ नाउ तो 2 से 3 एक मेरे को लग रहे हैं। जैसे कि एक तो गोल्ड प्राइस हेजिंग हो गया, कि अगर आप गोल्ड प्राइस को हेज नहीं करते हो तो आपको बड़ा लॉस कंपनी में दे सकते हैं, तो उसकी पॉलिसीज पे स्ट्रिक्ट रहना काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सेकेंड इज कि मेकिंग द राइट प्रोडक्ट। अगर आपकी प्रोडक्ट और मार्केट फिट सही नहीं है तो इसमें अगेन आपका स्टॉक डेड हो जाएगा, अगेन वर्किंग साइकिल विल गेट इंक्रीज, पेमेंट साइकिल विल गेट इंक्रीज, एंड द डिजायर्ड आउटपुट यू विल नॉट गेट। सो दिस टू आर द क्रिटिकल रिस्क जो मेरे को लग रहा है कि इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन वहां पे हम लोग बहुत अच्छा सा रिसर्च टीम है, जहाँ पे डिजाइन के ऊपर ही अपग्रेड रहना, इसी के ऊपर ही जो हमारा बहुत फोकस रहता है मैनेजमेंट का, रिस्क अवॉइड करने के लिए। नहीं, आई थिंक आपने सही कहा कि डेड स्टॉक जितना कम हो, प्लस डिजाइन के ऊपर फोकस हो, और ये हेजिंग अगर आप करते हो तो मेरे ख्याल से देन रनवे फॉर ग्रोथ इज वेरी लार्ज। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो सर बहुत अच्छा लगा जितेंद्र जी और जनिक जी, इट वाज नाइस टू नो दैट द कंपनी इज ग्रोइंग, एंड सर फ्यूचर आल्सो लुक्स प्रॉमिसिंग। तो सर प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट विशेस सर, आप दोनों के लिए और आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।